मिसरिप्रेजेंट ऑफ फैक्ट्स है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, जो कि डायरेक्ट एलजी साहब के सुपरविजन में है। जबकि एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ था कि इस जमीन पे कोई भी कोर्ट की डिक्री, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। 90 में अलॉटमेंट कैंसिल हुई, 90 से लेकर 95 तक इसमें कॉलोनी बसी, जितने भी रेजिडेंट है 5000 के करीब घर हैं, इन सब लोगों ने जमीन एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए खरीदी है जमीन। और ऐसा लगता है कि लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने प्राइवेट लोगों के साथ मिली भगत करके, तो इन लोगों के घरों को उजाड़ने के लिए जितना वो प्राइवेट आदमी जिम्मेदार है, उतना ही लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है। लैंड पुलिंग किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। आज तक डीडीए का कोई भी एग्रीमेंट बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी किसान के साथ नहीं हुआ है। ना किसी किसान ने 1 इंच जमीन अपनी एग्रीमेंट में दी है लैंड पुलिंग में। सिर्फ डीडीए मिसगाइड कर रही है और लोगों को सपने, झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं कि लैंड पुलिंग से ये क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। सर, संगम बिहार में सोशल मीडिया पर बहुत तरह तरह के खबर चल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस सारा मामला क्या था और उसमें क्या राहत मिला है और इसके सूत्रधार कौन है? सबसे पहले तो मैं झड़ोदा एक्सटेंशन पार्ट 2 और संगम विहार के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और इसका सूत्रधार कोई नहीं, वो जो अफेक्टेड जनता है, जो लोग विक्टिम है वहाँ, उन लोगों ने मेहनत की। उनके साथ साथ कानूनी कार्रवाई में हम सब लोग, एक पूरी टीम थी जिसने उनको इस एक टेम्परेरी रिजल्ट के तौर पे हमने ये पहुंचाए हैं। दूसरी बात ये कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं मिसरिप्रेजेंट ऑफ फैक्ट्स है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, जो कि डायरेक्ट एलजी साहब के सुपरविजन में है। जब आप लोग कानूनी प्रोटेक्शन किसी कॉलोनी को दे देते हैं, लीगल प्रोटेक्शन आपने दिया है, स्पेशल प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट के कि आपका कोई डेमोलिशन नहीं होगा। और इन 2020 the ordinance has also been issued by the President of India under the seal and signature of President of India, Mr. Ramnath Kovind, that there shall be no demolition up to 31st December 2023। तो इस प्रोटेक्शन के बावजूद लोगों को बेघर करने की कोशिश की गई, जबकि एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ था कि इस जमीन पे कोई भी कोर्ट की डिक्री, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो क्लेम था, एक आदमी गेम प्ले कर रहा है। पिछले 1947 से कुंदन नाम का एक आदमी कल्टीवेटर था। कुंदन के बाद, डेथ के बाद उसका लड़का मांगे आ जाता है। मांगे के अलावा और जो खसर नंबर्स थे उन पे अशरफी है एक लेडीज, एक और है गंभीर करके, उनका नाम है उसमें। तो ये सारे लोग इस जमीन के कल्टीवेटर थे। 1961 में इवैक्यू प्रॉपर्टी के नाम पे इसको अलॉट कर दिया गया एक रामचंद्र के नाम से। रामचंद्र ने सोचा कि ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है, मैं तो महंगी जमीन लूंगा। तो उसने फर्दर उसको फिर चैलेंज किया कि मुझे ये अलॉटमेंट नहीं चाहिए, ये लैंड नहीं चाहिए। हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग हुआ। उसने कहा मुझे महरौली में दो जमीन। महरौली क्योंकि उस टाइम में कीमती जमीन थी और ये बुराड़ी का एरिया, ये फ्लड अफेक्टेड एरिया था, इस जमीन को कोई पसंद ही नहीं करता था। तो उन्होंने वो जो सनद उनकी हुई उसको कैंसिल करा दिया। 1990 में ये अलॉटमेंट कैंसिल होगी। 90 में अलॉटमेंट कैंसिल हुई और 90 से लेकर 95 तक इसमें कॉलोनी बसी। जो मांगे राम थे, जिनके पास पोजेशन था कुंदन के बेटे, उन्होंने सुरेंद्र नाम के, जो सुरेंद्र कॉलोनी के नाम से भी ये बाद में जानी गई, तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर इसका पोजेशन हैंड ओवर कर दिया लोगों को। लोगों ने अब खरीद के अपने घर बना लिए। अब 1995 से जो लोग आज तक वहां रहते हैं, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट 1986 के भी हैं इसमें, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट 1986 से भी चले आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा मामला कोर्ट के जुरिडिक्शन में लाके, जब वहां पे जमीन नहीं मिली महरौली में, तो उसने दोबारा से इन गरीब लोगों के घरों को उजाड़ने के लिए कोर्ट को बिना ये चीज इन्फॉर्म किए हुए, बिना इन लोगों को पार्टी बनाए हुए, कोर्ट में फिर दोबारा कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी 2019 में कि आप उनको पोजेशन ये कैंसिल की जाती है, इनको हैंडओवर करो। और कोर्ट ने बिना किसी को सुने हुए उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन भी कर दी कि वहां पे पुलिस को ऐड लो, ये करो और आप वहां पे उनको कब्जा दो कि 20 साल में वहां कॉलोनी। जब कोर्ट को, ये कोर्ट की नॉलेज में ये बात थी कि वहां पे कॉलोनी बस चुकी होगी, लोग वहां बैठ रहते होंगे, तो
कोर्ट को ये मौका ही नहीं दिया गया कि कौन लोग हैं वो लोग कैसे रहते हैं, वो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है, एनक्रोचर है, या उन लोगों ने वो जमीन खरीदी है। ये जितने भी रेजिडेंट है 5000 के करीब घर हैं, इन सब लोगों ने जमीन एग्रीमेंट टू सेल जीपीए और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए खरीदी है जमीन। इसके बाद 2019 में ही पीएम उदय 2019 में ही रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स का एक्ट आया है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट। उसमें जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल को वैलिड बताया गया कि ये ओनरशिप के डॉक्यूमेंट इनसे कन्वेंस डीडीए इशू करेगी सर्वे के बाद। तो इस पूरे बुराड़ी क्षेत्र में लगभग 8500 लोगों ने पीएम उदय योजना में कन्वेंस डीड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और इस कॉलोनी की अगर हम बात करें तो लगभग 750 लोगों ने, 700 घरों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है पीएम उदय योजना में। तो ये जो इफेक्टेड है, जो अफेक्टेड है उसमें 753 लोग हैं वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वहां पे। तो ये सब लोग कानून के दायरे में, कानून से प्रोटेक्टेड है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कितने मूर्ख लोग बैठे हैं, ये समझ में नहीं आया कि उनको पता था कि आपके यहाँ यूडी, आपके माध्यम से यूडी में सारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये जमीन गई है, आपके माध्यम से ही कॉलोनी का नाम गया है, लैंड एंड बिल्डिंग सारा सुपरविजन रखता है लैंड का। उसके बावजूद उन्होंने उस जमीन के अलॉटमेंट के लिए कोई सवाल ही नहीं उठाया। और ऐसा लगता है कि लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने प्राइवेट लोगों के साथ मिली भगत करके जो सिंगल जज का ऑर्डर था उसको डीबी में चैलेंज किया गया चीफ जस्टिस के यहाँ, डीबी ने उसको डिसमिस कर दिया। एसएलपी गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएलपी को डिसमिस कर दिया। तो इन लोगों के घरों को उजाड़ने के लिए जितना वो प्राइवेट आदमी जिम्मेदार है उतना ही लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है। लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने कोर्ट के सामने सही तथ्यों को नहीं रखा, जिसकी वजह से आज ऐसी सिचुएशन अराइज हुई। हम लोगों ने अक्टूबर में एक रिट फाइल की, जब हमें इस प्रोसेस का पता चला कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट में घसीटा गया है और चीफ सेक्रेटरी अपनी गर्दन बचाने के लिए गरीब लोगों के घर उजाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक सर्वे दिया और 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को, और उनको बताया गया था कि अगर 4 हफ्ते में आपने पोजीशन हैंडओवर नहीं किया तो आपको कंटेम्प्ट में सजा कर दी जाएगी। अपनी सजा से बचने के लिए बड़े अधिकारियों ने गरीब लोगों के घर उजाड़ने का मन बना लिया। अब गरीब लोगों के घर उजाड़ने से बचाने के लिए हमें पता चला कि वो पहले सर्वे करेंगे लैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमने हाई कोर्ट में रिट डाल दी, तो हाई कोर्ट में रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने और लैंड एंड बिल्डिंग ने ये सबमिशन दी कि हम अभी कोई डेमोलिशन और इविक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिस प्रतीक जलान की बेंच ने ये डायरेक्शन दी कि अगर इन फ्यूचर कुछ होगा तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अंडरटेकिंग दी कोर्ट के सामने कि हम नोटिस इशू करेंगे इन लोगों को जो अफेक्टेड लोग हैं। तो उसका रिपरकशन था ये कि जो एक नोटिस इशू किया गया, वो जो पहले की जो रिट थी वो रिट हमने डाली थी वीर नारायण एंड अदर्स, WPC नंबर था 135152 इस रिट में ये डायरेक्शन जस्टिस प्रदीप जलान ने दी कि अगर कोई एक्शन आप लेंगे तो पहले आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, आप किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो इस रिट के बाद ये जो नोटिस इशू किया आनंद फानंद में, इन्होंने ये नोटिस इशू कर दिया। अब इस नोटिस में किसी को भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि कौन लोग है, किसका घर टूटेगा, सिर्फ लिख दिया आल रेजिडेंट, कॉलोनी के नाम लिख दिए और आल रेजिडेंट लिख दिया। इसमें कोई तो ऑनरेबल जस्टिस ने, जब जस्टिस अनूप जयराम धम्मानी जी के यहाँ ये मैटर लिस्टेड हुआ, एक रिट और लगी थी, उनके यहाँ ये मैटर लिस्टेड हुआ, तो उन्होंने ये सवाल सीधा किया कि आपने क्या क्या, किसके खिलाफ ये नोटिस है आपका, आप किसी कॉलोनी में जाके चिपका दोगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा किसका घर टूटेगा, किसका घर आएगा, किसका घर जाएगा। और दूसरा, इन लोगों को जब कानून का प्रोटेक्शन है तो कानून में ये भी साथ साथ उस कानून में लिखा हुआ है कि इस कानून में जो प्रोटेक्शन होगा उसमें किसी भी जज का ऑर्डर, कोई कोर्ट की डिक्री इस पे लागू नहीं होगी इस जमीन पे। अरे एक चीज मैं जाना, तो ये सारा इशू करके ऑनरेबल जस्टिस ने बड़ा लेंथ में आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद पूरा एक्ट पे डिस्कशन हुआ है। साथ साथ जो हल्द्वानी का जजमेंट आया था लोगों के घरों को बचाने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो सारी चीजें डिस्कशन के बाद ऑनरेबल जस्टिस ने इस पे स्टे किया है प्रोसीडिंग पे। इस जो ये नोटिस था इस पे स्टे कर दिया, और इसमें भी जो वहां पे कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने वाले लोग थे उनके एडवोकेट ने आके अपोज किया था, उनको भी पार्टी इंक्लूड कर दिया गया है। और अब 20 फरवरी की डेट है। तो 20 फरवरी के बाद क्या होगा? 20 फरवरी के बाद ये देखिए,
ये एक्ट है 23 दिसंबर 31 दिसंबर 2023 तक का प्रोटेक्शन है कानूनी तौर पे। और ये हम कंफर्म है, श्योर हैं इस बात में कि दिल्ली के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों ही इस एक्ट को एक्सटेंड करेंगे। अब मैं आपके माध्यम से लोगों को भरोसा दिला रहा हूं कि ये अलॉटमेंट अल्टीमेटली, आज आपको फर्स्ट एड मिली है, हम इसको अल्टीमेटली रूट से रिमूव करा के ये जो ऑर्डर है इसको कैंसिल कराएंगे अलॉटमेंट को, ताकि लोगों को परमानेंट रिलीफ मिल सके। सर, आप एक पेशे से लॉयर भी है, तो आपका जो केस लड़ते हैं या फिर कोई आपको हायर करता है, इस मामले में आपको हायर कौन किया है या आप अपने स्तर पर? देखिए मेरी बात सुनिए, शुरू में जब हमने शुरू किया इसमें जो 10 नंबर वार्ड के निगम पार्षद हैं गगन चौधरी जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। गगन चौधरी ने दिन रात एक करके इस पूरे मामले में कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर जब वो अपनी समस्या उनके पास लेकर आए तो उन लोगों ने बैठ के वहाँ डिस्कशन किया। हमने उनको सुझाव दिया कि किस किस तरीके से काम होगा और पहली रिट पिटीशन हमने फाइल की। तो इसमें गगन चौधरी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उनकी वार्ड का ज़्यादा मैटर था ये। साथ साथ जब ये दूसरा नोटिस इशू हुआ इविक्शन और डेमोलिशन का, तो इसमें क्षेत्रीय जो दोनों क्षेत्रों के विधायक, क्योंकि तिमारपुर विधानसभा भी इसमें आई और बुराड़ी विधानसभा भी, तो दोनों क्षेत्रों के विधायकों ने भी अपना इंटरेस्ट लिया। और कुछ लॉयर्स की एक और टीम, हमने जब डिस्कस पूरा हमारे साथ डिस्कस हुआ, हमने बताया कि ये फैक्ट्स हैं, तो फिर उस पर डिस्कशन करके एक ज्वाइंट एफर्ट किया गया, जिसका रिजल्ट ये है कि आज इस पर स्टे हुआ है। यहाँ पर जो ये जैसे धरना प्रदर्शन हुआ, आप लोग वहाँ कोर्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। धरने प्रदर्शन से कोई समस्या का हल होने वाला नहीं था। अल्टीमेटली रिलीफ कोर्ट से आनी थी। जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया उन्होंने जानबूझ के इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने, किसी ने भी, जो लोग धरना प्रदर्शन में शामिल थे, मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि आप लोग इतने बड़े हितैषी हैं, कितनी बड़ी पार्टी के आप, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी के आप नेता बताते हैं, आप में से एक आदमी भी ये बता दो कि आपने एक सिंगल पेज का लेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा हो कि ये अलॉटमेंट कैंसिल की जाए, इन गरीब लोगों के घरों को बचाया जाए। उन्होंने, किसी ने भी कोई लेटर नहीं लिखा, ना उन्होंने कोई काम किया। सारा पेपर वर्क, हालांकि मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो क्षेत्रीय विधायक थे दोनों, प्लस निगम पार्षद और हम लोगों की लीगल टीम, सभी का एक जॉइंट एफर्ट था जिसने गरीब लोगों को राहत दिलाई है। और ये जो शोर मचाने वाले लोग हैं, इनमें से कोई भी आदमी आपके सामने पेपर लेकर नहीं खड़ा हो सकता कि हमने ये काम किया, क्योंकि इस काम में हम लोग लगे हुए थे। हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड है, ये सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग कि इसने कर दिया, उसने कर दिया। अगर आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं, आपको प्रेस क्लब में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको इनवाइट नहीं किया गया, या आप प्रेस उसमें कोई, आपका प्रेस क्लब में कोई कंसर्न नहीं है, और आप वहां पे शक्ल दिखा के चक्कर लगा के आ जाओ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वहां पे उस काम को कर दिया है। ये शक्ल दिखाने वाले, ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये भाजपा के लोगों का दुष्प्रचार है। गरीब लोगों के घरों को गिराने की साजिश थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, क्योंकि मकान टूटते तो वो शोर मचाते, जैसे कादीपुर में किया इन्होंने, गढ़ी खुसरो में यही किया इन्होंने, केशव नगर में मकान तोड़वा दिए और उसके बाद तिवारी जी आके घर में रात को सो जाते हैं। मनोज तिवारी जी मकान टूटने के बाद उनके घर में रात को सोए हैं कि अब कोई डेमोलिशन नहीं होगा। यहाँ इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा बना ली है। इस क्षेत्र के जितने भी काम करने वाले लोग थे, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आज उनकी हालत बद से बदतर कर दी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि मेरे पास एक वीडियो है मनोज तिवारी जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 से जो भी मकान उससे पहले बना हुआ है उसको कोई माइका लाल नहीं गिरा सकता। दूसरे बयान में कहे 2017 से कोई भी माइका लाल नहीं गिरा। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है और मेरे चैनल पर भी चलता है। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि इस कोर्ट में या कानून में कि 2014 से पहले जो बना हो वो नहीं तोड़ा? देखिए, यही तो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट है, स्पेशल प्रोविजन है, प्रोटेक्शन है। यही एक्ट तो मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्शन दिया जा रहा है अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रेजिडेंट्स को, देयर शैल बी नो डेमोलिशन। इसी एक्ट पे पूरा डिस्कशन हुआ इस केस में। ये जो 2 रिट पिटीशन थी दलबीर सिंह के नाम से, और ये जो हमारे दूसरा रिट पिटीशन है
तो गौतम शाह के नाम से जो थी, गौतमानंद शाह के नाम से, इन दोनों रिट पिटिशन में इन दोनों एक्ट का डिस्कशन हुआ है। और इन्हीं एक्ट के बेसिस पे इस पूरे क्षेत्र की जनता को मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की पूरी अनऑथराइज कॉलोनी के जितने भी लोग हैं वो इन एक्ट का अनुसरण करें। कोई डेमोलिशन करने आता है तो उसका विरोध करें। और ये एक्ट आपके हकों को, आपके मकानों को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन लोग जबरन आपसे वसूली के लिए तोड़फोड़ करवा रहे हैं। इसको आप डट के विरोध करें। यहाँ लैंड पुलिंग क्या? लैंड पुलिंग किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। लैंड पुलिंग किसानों के साथ धोखा है। आज तक डीडीए का कोई भी एग्रीमेंट बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी किसान के साथ नहीं हुआ है। और जबरदस्ती जमीनें, किसानों की जमीन सिर्फ इस नाम पे कि इसको डेवलप करेंगे, भविष्य के सपने दिखा के, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। ना किसी किसान ने 1 इंच जमीन अपनी एग्रीमेंट में दी है लैंड पुलिंग में। सिर्फ डीडीए मिसगाइड कर रही है और लोगों को सपने, झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं कि लैंड पुलिंग से ये क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू।